नमस्कार, मेरा नाम है अशोक और स्वागत है आपका मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न के बारे में। वैसे पैटर्न जनरली 10 से 15 टाइप के होते हैं, बट आज के लेक्चर में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स के पैटर्न हैं जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे एकदम सिंपल पैटर्न की, जिसको सॉलिड पैटर्न या फिर सिंगल पीस पैटर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम सिंगल पीस पैटर्न भी होता है। क्यों कहा जाता है इसे सिंगल पीस पैटर्न? क्योंकि ये एक सिंगल पीस के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। अगर ज्वाइनिंग नहीं होगी तो किसी भी टाइप की कोई पार्टिंग लाइन नहीं होगी। कुछ शेप्स की बात कर लें तो जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ इस तरह की शेप ले लीजिए, या कुछ रेक्टेंगुलर शेप ले लीजिए, है ना, या फिर कुछ सर्कुलर शेप ले लीजिए। यहाँ पे इसका ये हमारा सॉलिड पैटर्न या सिंगल पैटर्न बनाया जाता है। क्योंकि ये नेचर में बहुत सॉलिड होते हैं तो मास प्रोडक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। केवल डिसएडवांटेज ये होती है, हर एक पैटर्न के लिए हमें बार बार रनर, कोप इन सब का निर्माण करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है कि सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा बात कर ली जाए गियर ब्लैंक की, तो जो हमारे गियर ब्लैंक होते हैं वो क्या होते हैं? तो गियर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें गियर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले एक गियर का ब्लैंक बनाना पड़ता है। मान लीजिए ये मेरा एक गियर का ब्लैंक है, जिसको टॉप से आप इस तरह देखेंगे और अगर इसको साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। बाद में इसमें मशीनिंग प्रोसेस के दौरान हम इसमें डिफरेंट कटिंग कर करके इसके टूथ को निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारा गियर का निर्माण हो जाता है सिंपल गियर ब्लैंक के द्वारा। तो ये था हमारा सिंपल टाइप ऑफ पैटर्न, सॉलिड पैटर्न। बात करते हैं अब सेकंड टाइप के पैटर्न की, जिसको कहा जाता है स्प्लिट पैटर्न। देखिए स्प्लिट होता क्या है? जब सॉलिड पैटर्न में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स पार्ट को बीच में से तोड़ देते हैं या नंबर ऑफ पीसीस में स्प्लिट कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे अगर हमें इसका मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़े जिसमें दो पार्ट्स हैं, तो हमने क्या करा, इसकी अलग मैन्युफैक्चरिंग करी, इसकी अलग मैन्युफैक्चरिंग करी, दोनों को आपस में हमने किसी मोड के द्वारा जोड़ दिया। सेम टिपिकल इसमें है। हमें यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमने एक ऊपर की शेप बनाई और यहाँ नीचे की शेप बनाई। ऊपर और नीचे की शेप को एक पिन के द्वारा जोड़ दिया। इस पिन को कहा जाता है डोवेल पिन। ठीक है, DOWEL, डोवेल पिन। ऊपर वाली कास्टिंग में यानी पैटर्न में पिन होगी और नीचे वाले के अंदर हमारे होल्स होंगे। ये पिन हमारे इस होल में जाके एडजस्ट हो जाएगी, बैठ जाएगी और इस तरह का पैटर्न हमें मिल जाएगा। इस तरह का पैटर्न को कहा जाता है स्प्लिट पैटर्न। अब बात करेंगे इसके अंदर इंपॉर्टेंट टाइप्स की। देखिए ये दो पीसों को मिला के भी बनाया जा सकता है या तीन पीसों को भी मिला के बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसके बारे में से। देखिए जब दो पीस को आपस में मिलाया जाता है तब एक ऊपर का पीस होता है, ठीक है, एक नीचे का पीस होता है। इन दोनों को जॉइंट करते हैं यहाँ पे एक लाइन, जिसे पार्टिंग लाइन के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ऊपर के पीस को क्या कहा जाता है या नीचे के पीस को क्या कहा जाता है। तो ऊपर का जो पीस है इसको कोप के नाम से जाना जाता है और जो नीचे का पीस है इसको ड्रैग के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब जब हमारा यहाँ पे स्प्लिट पैटर्न यानी तीन पीस में डिवाइड हो जाए, अभी तो हमने यहाँ दो में किया, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने इसे तीन पीस में डिवाइड कर दिया, तो कैसा होगा हमारा यहाँ पर एक और ये दो। तो देखिए याद रखना, सबसे ऊपर का हमेशा कॉपी कहा जाता है और सबसे नीचे का पोर्शन हमेशा ड्रैग ही कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑब्जेक्ट हमारा है, जो हमारा पीस है, उसको चीक के नाम से जाना जाता है, CHEEK। और हर पीस कोप, चीक, ड्रैग एक दूसरे से अलग होते हैं एक लाइन के थ्रू, जिनको पार्टिंग लाइन कहा जाता है। ओके, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिडल पोर्शन का क्या नाम है, तो इसका नाम है चीक। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं CCD के नाम से, यानी आप तो गए होंगे कैफे कॉफी डे में, उसके नाम से याद कर सकते हैं, कोप, चीक, ड्रैग के फॉर्मूले से। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है टू पीस और थ्री पीस।
अब ये 2 पीस में कोप और ड्रैग होता है तो वहाँ पे इसको कोप एंड ड्रैग टाइप का पैटर्न कह देते हैं। चीज़ सेम ही है, 2 पीस को मिला के आपस में बनाया जाता है, यानी इसकी कास्टिंग अलग उसमें की जाएगी पैटर्न में, इसकी अलग में, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाएगा और हमारा मोल्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरी टाइप की, जिसको कहा जाता है मैच प्लेट पैटर्न। अब होता क्या मैच प्लेट पैटर्न, इसको समझिए। जब भी किसी ऑब्जेक्ट्स में हम, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट्स क्या है, ये प्लेट है, ठीक है, इसको कहेंगे हम प्लेट। और किस तरह की प्लेट है ये, मैच प्लेट। जब मैच प्लेट के अबाउट, सेंट्रल लाइन के अबाउट ऊपर की शेप और नीचे की शेप को डिवाइड कर दिया जाए, कंडीशन क्या है, ऊपर की शेप और नीचे की शेप दोनों सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि टाइप्स ऑफ पैटर्न्स यानी टाइप्स ऑफ शेप अलग अलग हो सकती है, मगर जिस टाइप की शेप ऊपर है उसी टाइप की शेप नीचे होगी। तब इससे जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको जो कहेंगे, उसे कहेंगे मैच प्लेट पैटर्न। यानी कि इस प्लेट के अबाउट ऊपर और नीचे की जो कास्टिंग है, यानी जो हमारे यहाँ पे शेप है वो सेम होगी। आपको इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप एक ही बार में यहाँ पे इतनी सारी कास्टिंग प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ मास प्रोडक्शन में किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारी कास्टिंग है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, यानी डिफरेंट काइंड की शेप हो सकती है, इसे कहा जाता है मैच प्लेट पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम स्वीप पैटर्न की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको समझ लेते हैं। होता क्या स्वीप पैटर्न में, हमारा एक पैटर्न है, इसमें हमने यहाँ पे एक स्पिंडल रखा गया है, ये मेरा स्पिंडल है, ओके, और ये स्पिंडल अपनी 360 डिग्री के अबाउट रोटेट कर सकता है। इस स्पिंडल में हमने अटैच कर दिया है एक शेप, ठीक है, ये किसी भी टाइप की शेप हो सकती है। जैसे मैंने इस केस में अपना जो शेप ऐड करी है वो कुछ इस शेप की है, आप देखेंगे कुछ फ्लैग शेप की इस तरह से है। तब क्या होगा, जब ये इस स्पिंडल के अबाउट 360 रोटेट करेगा तो इस माउल्ड कैविटी में इस शेप को प्रोड्यूस कर देगा। तब जब यहाँ से आप माउल्ड कैविटी निकालेंगे तो आपकी किस शेप की आएगी, कुछ इस तरह की आ जाएगी। तो यानी यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट था 2D, इसने जब 360 रिवॉल्व करा तो इसे बना दिया 3D। तो यानी याद रखना, बहुत बार पूछा गया है, स्वीप पैटर्न का प्रयोग 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने में किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल शेप बनाई है, आप डिफरेंट काइंड की शेप को भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इधर इस तरह से कुछ स्टेप करके कुछ कार्डबोर्ड अटैच कर दिया, जब आप इसे घुमाएंगे तो आपकी जो शेप प्रोड्यूस होगी वो कुछ ऐसे प्रोड्यूस होगी। इसे आप स्टेप कास्टिंग भी कह सकते हैं। 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिमेट्रिकल चीज बनाती है, और सर्कुलर चीज बनाने में हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि हम बेल बनाएं तो ज़्यादातर हम बड़े साइज की बेल में स्वीप पैटर्न का यूज़ करेंगे, या कोई भी सिलेंड्रिकल टाइप का ऑब्जेक्ट स्वीप पैटर्न की हेल्प से ईजिली बनाया जा सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बात करते हैं अब गेटेड पैटर्न की। अब देखिए गेटेड पैटर्न, देखिए नाम से समझिए, यानी यहाँ पे हमने बहुत सारे गेट बना दिए, पैटर्न एक है, ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है, एक रनर है, सेंटर में एक रनर रन कर रहा है, और इसी एक रनर की हेल्प से हमने बहुत सारे गेट बना दिए। तो यानी ये सब हमारी हुई क्या, पूरी कास्टिंग, यानी एक रनर से हम 6 कास्टिंग कर देंगे और सबका अपना अपना गेट है, ठीक है, इसको कहेंगे हम गेट। तो इस तरह से अगर आपको बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करना हो और आप चाहते हो मैं कम से कम रनर यूज़ करूं, तो आप गेटेड पैटर्न का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो कास्टिंग का जो प्रोडक्शन होता है आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो मास प्रोडक्शन में हम गेटेड पैटर्न का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है वो ये होती है, जब हम यहाँ से मोल्टन मेटल फ्लो करवाएंगे रनर से, तो ये हर शेप में इक्वली पहुँचना चाहिए बिना लॉस के। नेक्स्ट की बात करते हैं जिसे कहते हैं लूज पीस पैटर्न। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिए होता है क्या है। अब इस शेप की मेरे को कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, मैंने यहाँ क्या करा, इसको रख दिया, इसे रैमरिंग कर दी। अब मान लीजिए आपकी शेप तो जनरेट हो गई, आप इसको जब बाहर निकालेंगे तो इस सरफेस की वजह से, ये जो हमारी एक्सटेंडेड सरफेस है, ठीक है, जिसको आप प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, तो इस प्रोजेक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ की जो शेप है वो टूट जाएगी, क्योंकि जब आप इसे लिफ्ट करेंगे हटाने के लिए टूट जाएगी।
तब हम क्या करते हैं, इस तरह की शेप जो बहुत जटिल हो यानी कॉम्प्लेक्स हो, वहां पे हम लूज पीस पैटर्न का यूज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में लूज पीस इसे क्रिएट कर देंगे। देखिए कैसे, अब मैंने इसको तोड़ दिया इस पार्ट में, तो मेरे यहाँ पे दो कास्टिंग बनेगी, एक ये बनेगी, दूसरा मेरी ये बनेगी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ज्वाइंट करा विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल ग्लू, लाइक मान ले नेल्स है ना, यहाँ पे हमने डबल पिन्स यूज करी, तो बहुत सिंपल डबल पिन्स ले लीजिए, ग्लू ले लीजिए, उसे जोड़ दिया। अब आपने यहाँ पे इसको रखा, रैमरिंग करी। अब जब आप इसे निकालेंगे ना पहली सरफेस को, क्योंकि यहाँ पे आपने जो ज्वाइंट करा है वो बहुत लूज है, उसी लूज के कारण इसका नाम पड़ा है लूज पीस पैटर्न, याद रखिएगा। अब ये तो निकल जाएगी, ये रह जाएगा वहां पर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी कैविटी बनी, इसके अंदर से यहाँ पे वायर डाल के, किस शेप का वायर कि नीचे तक जाएगा और कुछ इस एंगल में उसे निकाल लेगा, तो यहाँ पे हमें जैसी कैविटी चाहिए वैसे मिल जाती है। तो इस तरह के पैटर्न को लूज पीस पैटर्न कहा जाता है। याद रखिएगा, जहां कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी वहां पे हम पैटर्न को लूज करके अटैच कर देंगे और बाद में उनको इंडिविजुअली निकालेंगे। इस तरह के पैटर्न को लूज पीस पैटर्न कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट फॉलो बोर्ड पैटर्न की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। होता क्या है, आप ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे ग्रिंग सेक्शन से एक छोटा सा सरफेस बनाया हुआ है, इसको मैं अगर बाहर बनाऊं तो ये कुछ इस शेप का बना हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए आपने इस पैटर्न के ऊपर रखा, ऊपर से इस पे सैंड डाला और जब रैमरिंग करी, तो क्या होता है, ये बहुत वीक है। ठीक है, इसे टेक्निकली कहते हैं स्ट्रक्चरल वीक। ठीक है, स्ट्रक्चरल वीक कंपोनेंट। जब आप रैपरिंग करेंगे ना तो ये टूट जाएगा। तो अब आप इसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और हमने क्या करा, इसके नीचे एक पूरा का पूरा बोर्ड लगा दिया। ठीक है, वो वुडन बोर्ड भी हो सकता है, कार्डबोर्ड भी हो सकता है, कुछ मतलब ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो रैमरिंग के दौरान खुद भी ना टूटे और इसको भी सपोर्ट कर दे। अब जैसे ही आपने रैमरिंग करी तो होगा क्या, ये जब बाद में आप इसे हटाएंगे तो आपको एज इट इज पूरी ऐसी शेप मिल जाएगी। तो यानी हमने क्या करा, एक बोर्ड का यूज किया जिसने इस पैटर्न में फॉलो करा, तो नाम पड़ गया इसका फॉलो बोर्ड पैटर्न। कोई और भी दूसरी आप सिंपल शेप देख लीजिए, मान लीजिए आपको इस शेप की कुछ कास्टिंग करनी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे पूरा का पूरा बोर्ड प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से, ये पूरा। ठीक है, ये नीचे वाला बोर्ड है, ऊपर वाला आपकी कास्टिंग का पार्ट बनेगा। ठीक है, यानी पैटर्न है। तब आप इसे कितने भी रैपरिंग कर लीजिए, नीचे से सपोर्ट करेगा और इसको कहा जाएगा फॉलो बोर्ड पैटर्न। एक लास्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, जिसे कहते हैं स्केलेटन पैटर्न। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें से भी अब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्केलेटन पैटर्न क्या होता है, देखिए स्केलेटन मतलब होता है ढांचा। अब एक बहुत बड़ी कास्टिंग बनानी है आपको, अब उस कास्टिंग को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका पैटर्न बनाते हैं। अब इतने बड़े कास्टिंग की पैटर्न बनाने के लिए इतनी सारी लकड़ी चाहिए, मेटल का बना रहे हो तो इतना बड़ा मेटल का एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या एक तरीका निकाला गया कि हमने छोटे छोटे पीस को, जिनको कहा जाता है रिप्स, ठीक है, इनको कहा जाता है रिप्स, और यही एग्जाम में पूछ रहा है आजकल, यानी रिप्स की हेल्प से हमने क्या करा, एक स्केलेटन बना लिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये स्केलेटन बना लिया और इसको जोड़ दिया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बीच में इसमें मैंने भर दी मट्टी, मट्टी या सैंड कह लीजिए, सैंड ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ठीक है, बाद में जो भी सैंड था उसे मैंने एक स्ट्राइक ऑफ बार की सहायता से हटा दिया। अब क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा पैटर्न तैयार हो गया। क्यों भाई, ओरिजिनल पैटर्न में भी तो हम सैंड का यूज करते हैं, तो क्या हो गया, हमने यहाँ पे बीच में सैंड ऐड कर दिया। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, इतना सारा मटेरियल बचा लिया। तो इस तरह के पैटर्न को कहा जाता है स्केलेटन पैटर्न। याद रखना, बहुत बड़ी कास्टिंग में यूज किया जाएगा, इसलिए मास प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता, कम प्रोडक्शन होगा। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछते हैं जो स्केलेटन में जिससे मिला के बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रिप्स। आई होप दोस्तों आपको टाइप्स ऑफ पैटर्न समझ में जरूर आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।